अर्जुन खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के राज में भाजपा पार्षद जानकी देवी करेंगे आत्मदाह। सभापति और आयुक्त पर लगाया अनदेखी का आरोप। प्राइवेट स्कूलों में 18 फरवरी को नहीं होगी पढ़ाई, गुरुजन करेंगे प्रदर्शन। सरपंच होते हैं गांव के मुख्यमंत्री, पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने किया खुलासा। संकट में गोवंश गौशाला संचालकों ने किया प्रदर्शन। 9 माह का अनुदान संकल्प पूरा करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और शहर की सरकार यानी नगर परिषद में भी भाजपा का ही बोर्ड है। खास बात है कि इसके बावजूद भाजपा की पार्षद जानकी देवी संतुष्ट नहीं, लिहाजा पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने 13 फरवरी को होने वाली बैठक में ही आत्मदाह की धमकी दे दी। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। आइए खुद सुनिए क्या कहा भाजपा पार्षद जानकी देवी ने। जब से मैं पार्षद बनी हूँ मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है और मैंने कई बार एजेंडे के अंदर ही रखवाया था मीट की दुकानें हैं जो उनको हटाया जाए, पर इसी बार मेरी कोई समस्या हल नहीं हुई है। इनको जगह मीट की दुकानों के लिए अलग जगह भी दी गई है, फिर भी दुकानें नहीं हटाई जाती। कमिश्नर महोदय ये हमारे से द्वेष भाव रखता है और मेरे वार्ड में कोई काम नहीं करने देता। और जसपाल सिंह जी है जो सभापति महोदय हैं, वो भी हमारी बात को अनदेखी कर देते हैं। हर मीटिंग में मुद्दा उठाया जाता है हर बात के लिए, पर मेरे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं होता। मेरे वार्ड के अंदर 350 बीपीएल कार्ड हैं, उसमें 30-35 जनों को ही ये बीपीएल वाले पैसे मिले हैं, बाकी को अनदेखा किया जा रहा है। अगर मेरी यह समस्या हल नहीं होती है तो मैं 13 तारीख को नगर परिषद के अंदर आत्मदाह करूंगी। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी बुधवार को 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य के मुताबिक वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारी संघ काफी अरसे से आंदोलित है, बावजूद इसके सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके तहत बुधवार व गुरुवार को हड़ताल रखी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में 18 फरवरी को पढ़ाई नहीं हो पाएगी। निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ ने हड़ताल रखने की चेतावनी दी है। इसके तहत वे कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि आरटीआई के तहत पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं होने से क्षुब्ध स्कूल संचालक सरकार से नाराज हैं। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ जिला इकाई की बैठक अश्वनी पब्लिक स्कूल परिसर में हुई। अध्यक्षता की जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने। प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल गीला, राजाराम कसवा, भागीरथ सेन, गुरदत्त थोरी, इंद्रस, गुरदीप सिंह, बलकर्ण सिंह, राजेश मिठा, ओम प्रकाश साई आदि मौजूद थे। संरक्षक श्री भगवान गोदारा ने कहा कि फीस निर्धारण परफॉर्मा को नहीं भरेंगे। सुरेंद्र पचार ने बीडी अग्रवाल द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति भुगतान में देरी का मसला उठाया और इस संबंध में अग्रवाल से मिलने का निर्णय किया गया। अशोक सुथार ने कहा कि अगर सरकार ने पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया तो वे 18 फरवरी को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत जिले भर के प्राइवेट स्कूलों में हड़ताल रहेगी। कि जब तक हम किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे तब तक उस बात को कहीं भी नहीं पहुंचा जाएगा और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। हाई कोर्ट के आदेश से विधानसभा के अंदर वो एक्ट बना और विधानसभा को बनाना भी मजबूरी थी। पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की पालना उनके लिए बहुत ही, कोई भी हो, आपको, मेरे को, हमारे सब के ऊपर संविधान लागू होता है और संविधान के अंदर चाहे वो कोई विधानसभा हो चाहे हमारा एक विद्यालय हो, सब उसके अंदर आते हैं। एक्ट बन गया, लेकिन एक्ट बनाते वक्त ये ख्याल नहीं रखा गया कि गधा और घोड़े में फर्क क्या है। एक्ट बना बड़े स्कूलों को ध्यान में रखकर, जिन स्कूलों की फीस 1.5 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख रुपए तक है। मैं आपको ऐसे राजस्थान के अंदर मैं लगभग सभी स्कूलों में घुमा हूँ और मैं उन स्कूलों को व्यक्तिगत भी जानता हूँ जिनके दादरी साहब 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए खर्चे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे को भी बीच में उसमें शामिल कर लिया गया, जो कि नितांत रूप से असंवैधानिक है, क्योंकि हम उन खर्चों में आते ही नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कल का। स्कूल में हनुमानगढ़ जिला स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के समस्त पदाधिकारी और तहसील कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनकी एक अहम बैठक
बुलाई गई और उसमें निर्णय किया गया कि जो फीस निर्धारण का प्रारूप हमको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है उसको कोई भी संस्था नहीं भरेगी, उसका हम विरोध करते हैं। और आरटी का जो भुगतान हमको नहीं हुआ है उसके खिलाफ संघ अपनी रणनीति तय कर रहा है और शीघ्र ही अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और हम सरकार से लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। जब हमको 11,704 रुपये सरकार ने एंट्री क्लास में घोषित कर दी है फीस, तो ऐसी क्या नौबत आ रही है कि हमसे फीस निर्धारण प्रारूप भरवाया जा रहा है। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमको 11,704 से भुगतान कर दिया जाए और हम उसको अपने हिसाब से जो खर्चा आता है उसको हम अपना खर्च करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकतर विद्यालयों का खर्चा 11,000 से ऊपर है, 11,704 से ऊपर है। इसलिए इसमें कहीं भी हम गलत नहीं है। हम फीस निर्धारण फॉर्म का विरोध करते हैं और इसको नहीं भरेंगे। जिसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। मुख्यतः फीस निर्धारण पर फॉर्मे के लिए जो सरकार के द्वारा दिया गया है उसके अंदर हमारी जयपुर वार्ता चल रही है। हमारे राजस्थान स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के दिशा निर्देश हम कार्य करेंगे और उन्होंने कहा है कि हमारी शिव कुमार शर्मा जो इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता की जा रही है कि 2,000 और 5,000 रुपये जो फीस निर्धारण की गई है उससे ऊपर वालों को ये परफॉर्मा भरना है। इसके अभी विरोधाभास है जिसके ऊपर अभी हमारी चर्चा चल रही है और आज शाम तक उसमें उनसे क्लियर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जी से क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसके साथ में आज BD अग्रवाल द्वारा जो छात्रवृत्ति रोक ली गई है या किसी कारण से देरी हुई है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है और BD अग्रवाल जी से भी संपर्क साधा जा रहा है और अन्य अनेक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और अगर कोई समस्या आती है और प्रशासन के सामने से हम ये मांग करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें और संस्थाओं का सहयोग करें। ये संस्थाएं जो हैं दूर दराज ढाणी में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है। सरपंच गांव के सरकार होते हैं, यह मानना है सरपंच रह चुके प्रतिनिधियों का। कार्यकाल का 4 साल पूर्ण होने पर जिला परिषद सभागार में हुई कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों ने उपलब्धियों पर संतोष जताया। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूटी ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताया। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए। सबके चेहरे पर गजब का संतोष नजर आ रहा था। 5 साल में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में हुई थी कार्यशाला। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, हनुमानगढ़ पंचायत समिति की प्रधान शिमला कस्वा, पीलीबंगा प्रधान काका सिंह, रावसर प्रधान रेशमा देवी खलिया व संगरिया के प्रधान गुरदीप सिंह आदि मौजूद थे। कार्यशाला में उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद, रामकुमार स्वामी, कमला मेघवाल सहित जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच और कुछ ग्राम सेवक भी मौजूद थे। प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल को संतोषप्रद बताया। उन्होंने कहा कि 4 साल में बेहतर किया और 1 साल में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सबने कुछ संस्मरण भी सुनाए। गांव का मजदूर आदमी आता है, गांव का अनपढ़ आदमी आता है, गरीब आदमी जो आता है अपनी समस्याओं को लेके, तो मैं कभी उनके साथ जाने का काम नहीं करता। मैं वो कहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट है, वहाँ ऑफिस है, नहीं इस अधिकारी से आप जाके वहाँ मिलो। अगर फिर काम में नहीं, अगर वो अधिकारी होता ही पड़ता है तो मेरे को उसी टाइम नहीं फोन करना, मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। तो एक विश्वास पैदा करने का काम आम आदमी में, गरीब आदमी में, गाँव के आदमी में, खेत के आदमी में विश्वास पैदा करने का काम मैंने पिछले 4 साल में किया और उसका परिणाम ये रहा कि आज 2 व्यक्ति जो किसान था, जो अनजान था, वो खुद से वो गांव के वार्ड पार्षद को मैंने हमेशा टच करने का काम किया। जो ग्राम पंचायत का जो पार्षद होता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है। सरपंच होता है ना, वो एक किस्म का गांव का धनी होता है। जैसे राजस्थान के अंदर आप हमारे वसुंधरा जी सीएम है, वो गांव का सीएम ही होता है। तो सरपंच को चाहिए कि वो हर गरीब को जितनी योजना आती है वो गरीबों के लिए आती है और उस गरीब को लाभ मिले जिस गरीब के लिए आती है। तो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा अगर सरपंच गांव में ध्यान रखता है, गरीबों के लिए विकास करता है, तो जैसे सीओ साहब ने कहा भी एक आदमी का नाम खड़ा रहता है, वो कभी चुनाव नहीं हारता। हम आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, क्योंकि हम चाहे गरीब से गरीब कोई आया, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़े हुआ नहीं हूँ, लेकिन हम
गरीब से गरीब कोई आता है उसकी बात सुनते हैं, जो उस योजना का हकदार होता है उसको उस योजना का लाभ दिलाते हैं। रुचि पर डिपेंड करता है, रुचि के कारण ही आज गांव में आज पेड़ है, हर चुनाव जीतते हैं। तो चुनाव जीतने का मकसद चुनाव जीतना ही नहीं है, इसका उनका मकसद ये भी है कि मुक्ति का काम और लोगों के बीच में सक्रिय रहें और सहयोग करें। जैसे जागीरों के पास आधी जमीन, जागीरों के पास आधी पूरे गांव के पास, तो गरीब थे वो सब मजबूर थे और कोई ये नहीं जानता था भी गांव में राजनीति क्या होती है, वोट कांड कैसे कोई वोट मांगता है, कैसे डाले जाते हैं। एक चौकीदार गांव का आवाज़ लगा देता और सारे गांव वाले वोट डाल के आ जाते। और वो जागीरदार कहते अगर हमारे सामने कोई आदमी फार्म भरेगा तो हम उसको पेड़ के बांध के मार देंगे। तो शुरू में हमने कोई अच्छे काम शुरू किए, 5वीं तक स्कूल था और न कोई लाइट का ज़्यादा प्रबंध था, तो हमने कोई चंदा वगैरह से कोई काम करवाने चाहे तो उन्होंने नहीं करवाने दिए, और मंदिर वगैरह बनाने चाहे तो ही नहीं बनवाने दिए। फिर हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो हमें डराया गया, धमकाया गया। फिर हमने फार्म भरा, पहले उनको समझाया, फिर फार्म भरा तो कोई मेरे साथ नहीं आया। कोई गिने चुने 5-7 आदमी आए और मैं अकेली फिरती, बोलते कि हम अब आपको उठा लेंगे। मैं अकेली वोट मांगती फिरती और पूरा गांव गुलाम था। आज मुझे बहुत खुशी है, अभी आज हमारे गांव में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। 50 लाख तो मैं MP कोटे से ला चुकी हूँ और भी काफ़ी मैंने पैसे लगाए हैं और गांव हमारा पूरा आज़ाद है। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, आज वो बाहर निकलती हैं। प्रथा थी वो सारी दूर हो गई। हमारे को 352 दिन बाकी रहे क्योंकि हम 4 फरवरी को चुन के आए। जिला परिषद 10 को हुए थे, हम 4 फरवरी को आए थे। 358 दिन हमारे रहे और इसमें हम चाहते हैं कि जो बाकी के काम हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके करें, यही हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रयास है। आज भी जो भी काम मेरी पंचायत में होता है, बड़े अफसोस की बात है कि जो मेरे सामने चुनाव लड़ा था वो 1.5 साल बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कृष्ण सिंह उनका नाम था। तो मैं जो चुनावों में ये खींचातानी है उसको मिटाने के लिए उसके घर गया और उसकी अर्थी को मैंने कंधा दिया, ये परंपरा हटाने के लिए। तो आज भी हमारी ग्राम पंचायत में इस प्रेम को बढ़ाने के लिए हमारे पूरे प्रयास हैं। के साथ आपकी दायित्व कैसी है वो भी एक मुद्दा है, इसके सहयोग से आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया हो। तो इसके अलावा आपकी मीटिंग्स है और स्कीम के बारे में जानकारी आपके पंचायत में, पंचायत राज में, ग्रामीण विकास में, अदर डिपार्टमेंट में जो आपको 5 महकमे और दिए हैं उनके बारे में क्या क्या स्कीम्स है, वो क्या वो डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं। पंचायत राज के 4 साल पूरे होने पे तो इसमें हमने सरपंच, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और कुछ ग्राम सेवकों को बुलाया है कि इसमें सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है कि इन 4 सालों में उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्या उनको परेशानियां आई है और जो परेशानियां आई हैं उनको आगामी 1 साल के लिए हम उसको किस तरह से दूर करके और इस 1 साल का पूरा सदुपयोग करें। समाज में जो अधिक से अधिक लोग जुड़े हुए पंचायती राज से संबंध रखते हैं और ग्रामीण विकास सारा पंचायत राज के माध्यम से होता है। तो हमारी यही इच्छा है कि जो सरकार बजट दे रही है, जो सरकार ने स्कीम दी है, उसका जनप्रतिनिधि और ग्राम सेवकों को पता हो और उन्हीं के माध्यम से फिर आगे हमारे आम जन को उसका फ़ायदा मिले। और जो ये एक तरह से हमने परिचर्चा रखी, इसमें भी जिन सरपंचों ने अच्छे काम किए हैं उनको हम सराहना करेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। 8 साल का समय गुजरा है, ये अच्छा ही निकला है मेरे सोच से तो, क्योंकि मेरे जिला परिषद में कोई ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला, बड़ा सहयोग मिला कि यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हम सब सदस्य हैं जिला परिषद के और मिल के चलते हैं और हमारा कार्यकाल बड़ा अच्छा निकला है और 1 वर्ष भी मैं सोचती हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा और एक जोश के साथ हम एक टीम है जो हमारी आगे भी काम करती रही। संकट में है गोवंश। महंगाई में चारे के भाव बढ़ गए तो गौशाला संचालकों के सामने समस्याएं पैदा होने लगी। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में गौशाला संचालकों को 9 माह का अनुदान देने का भरोसा दिलाया।
लेकिन सरकार अब इसमें आनाकानी कर रही है। इससे खफा होकर क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। वे भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि भाजपा ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार बनी तो वह गौशाला संचालकों को 9 माह का अनुदान जारी करेगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री इसकी अनदेखी कर रही हैं। अध्यक्ष कृष्ण पारिक, विजय रोता, विजय बंसल आदि ने कहा कि सरकार को अब अपना वादा पूरा करना होगा। पिछले वर्ष गौशाला में संघारित गोवंश के लिए 3 माह का स्थायी अनुदान प्रारंभ किया था और उसके बाद जो नए चुनाव हुए, नई राज्य सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो सरकार ने चुनाव से पहले ये आश्वासन दिया था कि हम इस 3 माह के अनुदान को बढ़ा करके 6 माह का कर देंगे और नहीं 9 माह का कर देंगे। इस बात को लेकर के 27 जनवरी को राजस्थान गौ सेवा समिति जो प्रांत स्तरीय हमारी समिति है उसके पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री वगैरह मुख्यमंत्री महोदय से मिले और मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी स्थिति इस तरह से दर्शाई कि भाई हम अभी कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं, या ऐसा लगा कि जो 3 माह का अनुदान दिया गया है उसको भी वो आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। तो आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है, चारे का अभाव है, गोवंश के लिए 6-7 रुपए किलो तूड़ी चारा मिल रहा है और गौशालाओं की स्थिति खराब है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये ज्ञापन जो इस बात का दिया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्थिति से अवगत कराते हुए कि जो स्थायी अनुदान है 3 माह का वो तो प्रारंभ करे और जो उन्होंने नई सरकार बनाते समय जो संकल्प लिया था कि मैं 9 माह का अनुदान दूंगी, वो अनुदान भी हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करे ताकि गौशालाओं की स्थिति और निराश्रित गोवंश की स्थिति जो है वो संभाली जा सके। नागपुर में राष्ट्रीय कृषि मेला चल रहा है और हनुमानगढ़ में बैठकर लाइव देख रहे हैं किसान। सूचना एवं तकनीक के युग में यह सब संभव हो रहा है। किसान नागपुर में हो रहे आयोजन का सीधा प्रसारण देख उत्साहित हैं। जिला परिषद सभागार में किसान नागपुर में हो रहे कृषि मेले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, जिले के विभिन्न पंचायत मुख्यालयों पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसका एकमात्र मकसद है कि हनुमानगढ़ या आसपास के किसान यहीं से नागपुर में चल रहे मेले को देख सकें। मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस बारे में अधिकारियों सहित किसानों ने भी तकनीक के इस्तेमाल पर खुशी जताई। यहाँ कृषि वसंत मेला जो कि नागपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय लेवल का मेला है। इसके अंदर हम 9 से 13 तारीख तक हनुमानगढ़ जिला परिषद और पंचायत समिति नोहर के अंदर कृषकों को बुला करके और 9 से 13 तक लाइव जो वेबकास्टिंग हो रही है नागपुर के अंदर, उसका डायरेक्ट यहाँ कृषकों को दिखाकर मेले का आयोजन दिखाकर लाभान्वित कर रहे हैं। और इससे कृषक जो है वहाँ दिखाई जा रही प्रदर्शनी, डेमोस्ट्रेशन, कृषकों का और साइंटिस्ट का इंटरेक्शन और विभिन्न विषयों के ऊपर जो विशेषज्ञ हैं वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं, उनको सुनकर किसान लाभान्वित होंगे। बाग के बारे में है, नरमे के बारे में है, गेहूं के बारे में है, बीमारियों के बारे में है, तो किसान को और बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि नई नई अब जो कृषि का युग है ये नई तकनीकी का है। नई तकनीकी वही कृषि विभाग से मिल सकती है जिससे किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी उठा सकते। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन।
मुख्यमंत्री निःशुल्क आवास योजना के आवेदकों को पहली किश्त नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ता फर्श पर बैठ गए और अधिकारियों सहित सभापति के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आखिरकार एएन राजेंद्र स्वामी ने मौके पर करीब 105 आवेदकों की फाइलें कंप्लीट करवाई। मुख्यमंत्री निःशुल्क आवास योजना का जिन फिर बाहर निकला। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जिन को बाहर निकाला। वार्ड नंबर 26 व 27 के बाशिंदे कांग्रेस नेता मनमोहन सोनी, अरुण कुक्कड़, प्रमीला सोनी, राजकुमार सहदेव, रोहित स्वामी, ओम सोनी और शीला सोनी के साथ नगर परिषद पहुंचे। उन्होंने जब अधिकारियों को नहीं देखा तो उनका गुस्सा तेज हो गया और फर्श पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। नागरिकों ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आयुक्त के नाम ज्ञापन में उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 26, 27 व 28 में बेहद गरीब लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क आवास योजना के तहत उन्होंने आवेदन पत्र भी जमा करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में वे मजबूर होकर आंदोलन कर रहे हैं। नारेबाजी की सूचना पाकर एएन राजेंद्र स्वामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फर्श पर बैठकर आंदोलनकारियों के साथ समझाइश की। कि बीपीएल आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए बीपीएल लोगों को करीबन 1 साल पहले फार्म भरवाए थे और उनके फॉर्मेलिटी जी पूरी करवा ली। नगर पालिका ने जेईएन से रिपोर्ट भी करवा ली सभी मकानों की। अगर अभी आज तक इन्होंने मकान की किस्त नहीं दी है, बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि 5 दिन बाद में कर देंगे, 7 दिन बाद में कर देंगे। 7 दिन पहले 26 और 27 के वार्डवासी आए थे, जो हमारे जरूरतमंद है, बरसात का मौसम था, हमारे मकान गिर गए और हमें मकान के लिए पैसा दिया जाए जो राज्य सरकार दे रही है। और पैसा तैयार है नगर पालिका में, मगर नगर पालिका अपनी जिद के कारण और पार्षदों की मनमर्जी के कारण इनका चेक नहीं दे रही है। और आज हम 7 दिन बाद दोबारा आए हैं, राजेंद्र जी से मिले हैं, एएन साहब से। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत आज ही हम जो फाइलें तैयार हो गई है, करीबन 100 फाइलें तैयार हो गई है, उनको हम चेक दे देंगे। हमारे को बहुत दिन हो गए चक्कर काटते, बीपीएल परिवार वाले सभी हैं, ये मेरे बहन भाई, किसी को पहली किस्त नहीं मिली 26-27 नंबर वार्ड वालों को। हम जो कितनी बार आगे सुबह सिंह के पास भी हम आए, कमिश्नर साहब के पास भी हम आए, तो इन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। हम आके चक्कर काट काट के हम चले जाते हैं, हमारे कोई समाधान इन्होंने नहीं किया, कोई मिलता नहीं। पहली बात ये है, हमारा हम सभी कमरों में रूमों में भी चक्कर मारा तो हमारे को कोई कर्मचारी यहाँ नहीं मिला। तो हम क्या लेने आए, ये नगर परिषद किस चीज का है, जो यहाँ कर्मचारी नहीं मिलते। नंबर 2, हमारा पार्षद काम का नहीं है, जो सभी पार्षद को वार्डों में पैसे दिला दिए तो हमारे को अभी तक कोई पहली किस्त भी नहीं मिली। तो पार्षद का काम होता है जो काम करवाना, पार्षद ने हमारे वार्ड का तो सत्यानाश ही कर दिया। जो पार्षद क्या काम का है। तो मैं इतना आप एएन साहब के पास आए थे हम, तो एएन साहब ने हमारी यहाँ सुनाई की है। आज ये वार्ड नंबर 26-27 से बीपीएल परिवार जिन्हें मकान बनाने के लिए पैसे दे दी सरकार, उस संबंध में आए हैं। इनके काफ़ी समय से पेंडिंग थे। पेंडिंग होने का कारण बीच में आचार संहिता लग गई, जांच करनी थी, जांच की आई, कुछ फाइलों में कमियां थी, उनको सभी को दूर किया करके और इनकी कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल 105 आदमी हैं जो लगभग इनकी फाइलें तैयार होगी, उनकी एफएसए जो आज की तारीख में निकल जाएगी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब केंद्र में सरकार बनाने का संकल्प लिया है। संकल्प को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं ने अब एक नोट एक वोट का नारा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस अभियान का आगाज किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद भाजपा की नजर अब केंद्र पर टिकी है। पार्टी के शीर्ष नेता अर्जुन की तरह सत्ता की आंख पर निशाना साधने में जुटे हैं। इसके लिए एक नोट एक वोट का नारा दिया गया है। पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस अभियान का आगाज किया गया। भाजपा नगर मंडल और देहात मंडल की ओर से विभिन्न आयोजन हुए। नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, देहात मंडल अध्यक्ष भागीरथ सुतार, जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह राघव, जुगल किशोर गौड़, कपूर सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पार्टी की नीतियों का प्रचार करने की बात कही।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वोट एक नोट का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के घर घर जाकर के एक नोट कमल का वोट की अपील करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जन जन से संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का आह्वान करेंगे। बूथ नंबर 127 और 135 बूथ से एक वोट एक नोट के शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री के दावेदार भाई नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाकर और एकदम लेंगे। दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और सभी कार्यकर्ताओं को दीनदयाल जी के सद्गुणों, सरलता, सादगी, देशभक्ति, पार्टी के प्रति निष्ठा आदि सद्गुणों का सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प करवाया गया। दूसरा कार्यक्रम एक वोट एक नोट भाजपा का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, उसका शुभारंभ भी ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में आज शुभारंभ किया गया। एक वोट एक नोट कार्यक्रम का उद्देश्य है कांग्रेस की यूपीए सरकार को केंद्र में से उखाड़ना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करना। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा मुक्त भारत निर्माण के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और आगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसका सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। पतंजलि योग समिति हनुमानगढ़ की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 23 मार्च को देश भर में एक साथ होने वाले योगों को लेकर चर्चा की गई और हनुमानगढ़ में होने वाले आयोजन की तैयारी की समीक्षा की गई। पतंजलि योग समिति हनुमानगढ़ द्वारा 23 मार्च को शाम 3 बजे से 6 बजे तक राजकीय नेहरू महाविद्यालय में योग का आयोजन होगा। ऐसा पहली बार होगा जब देश भर में 23 मार्च को एक साथ योग किया जाएगा। बैठक में बताया कि देश भर में योग को लेकर जन जागृति लाने के उद्देश्य से यह आयोजन करवाया जा रहा है। पतंजलि योग समिति द्वारा हनुमानगढ़ में रेणु चौधरी को संयोजक नियुक्त किया गया है। 23 मार्च को पूरे देश में करोड़ों लोग एक साथ योग करेंगे और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूरे देश में एक साथ 3:30 से 6 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा और ये पहली बार होगा कि इतने लोग एक साथ अपने आप में एक इतिहास बनाएंगे। एएसपी जसाराम बोस ने जंक्शन पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने सीएलजी सदस्यों के साथ मीटिंग कर जंक्शन क्षेत्र में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। सीएलजी की बैठक जंक्शन पुलिस थाना में हुई। अध्यक्षता की एएसपी जसाराम बोस ने। उन्होंने वार्डों में अपराधियों पर नजर रखने का आग्रह किया। बोस ने कहा कि हर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखनी होगी और पुलिस को तत्काल सूचना देनी चाहिए ताकि अपराध को रोका जा सके। जंक्शन थाना प्रभारी भंवरलाल, सदस्य डॉक्टर रविंद्र गौतम आदि मौजूद थे। पुलिस भी इसमें आगे बढ़कर कार्य करेगी और जितनी भी समस्याएं हैं जनता के सहयोग से सुलझाने का हर संभव प्रयास करेगी। घर में अकेली महिला से लूटपाट करने और चाकू से वार कर घायल करने के सभी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। टाउन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी जसाराम बोस के मुताबिक आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन में घर में घुसकर अकेली महिला को लूटने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को घटना के दूसरे दिन पकड़ लिया था, जबकि बाकी 2 आरोपियों को तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी जसाराम बोस के मुताबिक राजेश वाल्मीकि, बाबू खां उर्फ बबलू तथा वरुण सोनी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कोर्ट से 1 दिन का रिमांड लिया गया है तथा बाकी 2 से पूछताछ की जा रही है। 7 तारीख को संध्या के समय 6:30 बजे एक मकान में 3 लड़के घुसे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर तो महिला जो मालिक थी वो बाहर निकली तो उनको बताया कि आपके पति ने नल ठीक करने के लिए हमें भेजा है। तो महिला ने कहा मैं मेरे पति से बात करती हूँ। इतने में एक लड़का था जिसने अपने उनके मंगलसूत्र पर झपटा मारा और दूसरे ने मतलब चाकू से वार किया, जिससे उनके मुंह पर चोट आई थी, जैसे तुरंत मेडिकल करवाया गया
और इस वारदात में शरीक 3 मुलजिम थे, जिनको एक को कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया था, 2 की भी धरपकड़ की गई है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। लूट के प्रयास की वारदात 3 लड़कों ने की थी और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिमांड पे चल रहा है, दोनों को आज पेश करके उनका भी पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसमें इनकी साजिश में, इनके सहयोग में कोई और भी शामिल है तो इस बाबत भी पूछताछ की जाएगी। इनके द्वारा की गई कोई दूसरी वारदातें हैं तो उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। सख्ती से एवं सूक्ष्मता से इस मामले की तफ्तीश की जाकर हर एक दोषी को इसके लिए दंड दिया जाएगा। चोरी की नहीं, ये बाबू खां की खरीदी हुई है बाइक, बाबू खां के इसी की खुद की बाइक है। अभी इनकी जेल में इनको भेजा जाएगा, शिनाख्त कार्रवाई है तो जहाँ इनकी शिनाख्त की परेड करवाई जाएगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। स्वयंसेवी संस्था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से गांव मकासर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किचन शेड का निर्माण करवाया गया है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा और बीईओ तेजस सिंह गत्राना ने किचन शेड का लोकार्पण किया। गांव मकासर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एनजीओ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से किचन शेड का निर्माण करवाया गया है। इसका लोकार्पण जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गदराना, सब इंस्पेक्टर कविता पूनिया व प्रधानाचार्य ममता चौधरी ने किया। वक्ताओं ने एनजीओ की तारीफ की और उनके सामाजिक सरोकारों को सराहा। प्रोग्राम मैनेजर शिव थानवी ने आभार जताया। गुरुशर गांव के अंदर टैक्सी स्टैंड का निर्माण भी सामाजिक सरोकार के अंतर्गत किया गया। तो जैसा कि कंपनी के तरफ से हमें बताया गया है कि एक निश्चित अंशदान जो है वो सामाजिक कार्यों के अंदर, सामाजिक विकास के अंदर कंपनी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस कार्य की वजह से समाज का और जहाँ पर इनके कस्टमर्स की संख्या अधिक है उन गांव के लोगों को सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ाव होगा और हमारी जो समाज की आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो पाएगी। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अपने देश में सुदृढ़ महिलाएं हैं आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद है गुजरात में, और फिर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं केरल में। वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां के बच्चों की शिक्षा क्यों है, ये महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि वहां का जो जीवन स्तर इतना ऊंचा क्यों है, बताओ कोई बच्चा बताओ क्यों है ऐसा जीवन स्तर ऊंचा उनका। सिर्फ एक ही कारण है, वो है वहां सबसे ज्यादा शिक्षा का होना। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं केरल में, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं आंध्र में। मकासर में उज्जीवन कंपनी के सौजन्य से किचन शेड का निर्माण करवाया गया है। आज इसका लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, बीओ साहब और कविता पूनिया मैडम थाना प्रभारी को भी आमंत्रित किया गया।
कंपनी द्वारा ये जो प्रयास किया गया है सार्वजनिक हित के रूप में अपनी कंपनी के कुछ अंशदान लगाने का, बहुत ही अच्छा है। और इसके द्वारा बालिकाओं के इस विद्यालय में किचन शेड बनवाने का जो अति महत्वपूर्ण कार्य किया गया, इसके लिए हम सब विद्यालय परिवार की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अबोहर बाईपास रोड के पास 15 फरवरी से प्रस्तावित अश्व मेले की तैयारी जोरों पर है। भटनेर अश्व मेले में हर साल लाखों का कारोबार होता है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा व यूपी सहित विभिन्न राज्यों के अश्वपालक मेले में पहुंचते हैं। जिला अश्वपालक समिति अश्व मेला लगाने की तैयारी में जुटी है। जंक्शन में अबोहर बाईपास रोड के पास 15 फरवरी से अश्व मेला लगाया जा रहा है। मेला स्थल पर टेंट लगाने व लाइटिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। मेले में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों के घोड़े घोड़ियां आएंगे। इस मौके पर अश्वों की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मेले में मारवाड़ी व नुकेरा सहित विभिन्न नस्लों के अश्वों की मांग ज्यादा रहती है। नौवां मेला लाने जा रहे हैं। ये 15 फरवरी तो 21 फरवरी तक ऐसा लगता है। पारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात और भी कई स्टेटां दे व्यापारी खरीदण वास्ते भी आउंदे, बेचण वास्ते भी पशुपालक लैके आउंदे आ। 20 तरीक की साडी प्रतियोगिता हुंदी है। उस च असीं सुंदरता ते नाच, बड़ी छोटी चाल, ये प्रतियोगिता हुंदी है। गली पर किए गए नाजायज कब्जे को हटाने की मांग टाउन निवासी देवीलाल काफी समय से कर रहा है। देवीलाल ने नगर परिषद में नाजायज कब्जा हटाने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। हनुमानगढ़ टाउन में नगर परिषद कार्यालय के पास रहने वाले देवीलाल का कहना है कि उसके मकान के आगे 15 फीट चौड़ी गली है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस गली पर अवैध कब्जे किए गए हैं, जिससे यह रास्ता मात्र 3-4 फीट रह गया है। इससे आमजन व मोहल्ले वासियों को परेशानी होती है। इस संबंध में नगर परिषद द्वारा अवैध कब्जे हटाए जाने की मांग की जा रही है। हमने मकान लिया है, ये बहुत पुराना कब्जा है यहाँ पे, और वो काफी हमारी सारी गली बंद कर रखी है। हमारे पिताजी माताजी को यहाँ से निकलने में करने में बहुत दिक्कत होती है। और मैं 2012 में भी कमिश्नर से मिला था, उनको मैं ये एप्लीकेशन दे के आया था कि हाँ करवाएंगे। 5-6 बारी मुआयना भी करके गए हैं यहाँ से, तो उन्होंने आए और चले गए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। इस बारे में जब नगर परिषद के एएन राजेंद्र स्वामी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मौका देख लिया गया है और जांच चल रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। उसकी शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच करवाई है, मौके पे गए, उसने अपना कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो उस डॉक्यूमेंट्स की जांच करके उसके बाद में उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।